यूँ तो दिल के बारे में फिल्मों और शेरो शायरी में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, जैसे दिल की बातें दिल ही जाने। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में दिल के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज इसी विषय पे हम बात करेंगे हमारे हार्ट एक्सपर्ट डॉक्टर साजिद अंसारी जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया, हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। तो हेल्थ मंत्रा में आज हमारे साथ दिल की जानकारी साझा करेंगे डॉक्टर साजिद अंसारी। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। सर, पहले मैं जानना चाहूंगी, क्या हार्ट की भी एज होती है? सबसे पहले समस्त प्राइम टीवी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार, दिल से नमस्कार। दिल की बात कर रहे हैं। आपका सवाल बड़ा बढ़िया है शुरुआत में ही कि दिल की क्या एज होती है। वैसे तो जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारा दिल चलता रहता है, जब से पैदा होते हैं जब तक हमारा अंत होता है। लेकिन बात ये आती है कि हमारे दिल की जो एज है, क्या हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, बायोलॉजिकल एज है, क्या उसके बराबर है या हमारा दिल ज़्यादा बीमार हो गया। सपोज दैट आई एम ऑफ 50, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड एज ऑफ माई हार्ट। इसके लिए हम क्या डेफिनेट रिस्क फैक्टर को सामंजस्य में लाते हैं कि आपके पास रिस्क फैक्टर क्या है। तो डिफरेंट एज कैलकुलेटर हैं, लाइक देयर इज अ वेरी गुड हेल्थ एज रिस्क कैलकुलेटर, जिसमें हम पेशेंट की एज, उसकी हाइट कितनी है, उसकी बीएमआई कितनी है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना, वो डायबिटिक है कि नहीं, वो हाइपरटेंसिव है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी एक अप्रॉक्सीमेटली रिस्क वाली एज आती है, जो कि वैस्कुलर एज होती है, वैस्कुलर ट्री की। तो सपोज दैट माई एज इज 50 एंड आफ्टर कैलकुलेशन दैट इज गिविंग यू आर अ 55, so I am slightly on the risk because my vascular axis is little bit more older, my heart is little bit more older than I am. But if suppose that I am of 50 and that is coming 48, so I am young, then what is my expected biological age? तो एज यही होती है कि हम अपनी उम्र के हिसाब से अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको कम रखें, मिनिमाइज रखें, तो हमारे दिल की भी उम्र वही रहेगी जो हमारी बायोलॉजिकल एज साथ में चलती रहेगी। पर आज के बिजी शेड्यूल में और जैसा हैक्टिक रहता है तो लोगों का दिल पहले बूढ़ा हो रहा है, हम बाद में बूढ़े हो रहे हैं। यस मैम, बड़ा लाजिब है। जब हम रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं ना, जितने सीवीडी रिस्क होते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या एज फॉर हार्ट, उसमें लाइफ स्टाइल का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो सपोज एट हम हमेशा सिंपैथेटिक ओवर ड्राइव में हैं, हमारा दिल तेज तेज धड़क रहा, हम स्ट्रेस में हैं, हमारी प्लेटलेट एक्टिविटी बढ़ी हुई है, तो हम इस हमारे जो वेस्को एंडोथीलियम है, यानी कि जो आर्टरी है, जो नसें हैं, वो इसके लिए ज़्यादा प्रोन होंगी कि उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस ज़्यादा हो, उसमें ज़्यादा प्लाक फॉर्मेशन हो, खून का थक्का बढ़े, तो फिर समस्याएं आएंगी। तो काम एंड कूल लाइफ स्टाइल कह देना और उसको लिटरली अडाप्ट करना, ये हम अपने मरीजों से भी कहते हैं कि करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, आप जो कहिए उसको करिए। अगर जो एक डॉक्टर ही बैठा रहेगा जिसका बीएमआई 30 और उसका ही पेट निकला होगा और मरीज वो कहे कि आप फिट स्लिम ट्रिम बनिए, सो दैट इज़ नॉट अ लॉजिकल, बट एनीवे, सो improvising risk factor and modifiable risk factor, that is a very important. सर, क्या ये जो हार्ट अटैक के केस है तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर हार्ट अटैक होता क्या है और क्यों होता है? ठीक है, हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि जो हमारी हार्ट की 3 मेन नसें होती हैं और एक लेफ्ट मेन करोनरी आर्टरी होती है, उससे 3 मेन निकलती हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स। इसकी कई सारी ब्रांचेज होती है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो उसमें ब्लड क्लॉट से आर्टरी ब्लॉक हो जाए, इसको हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन बात ये पूरी नहीं होती। ये मेजर 3 तरीके का होता है, जिसको कहते हैं STMI, टेक्निकल शब्द बोल रहा हूँ, नॉन STMI अनस्टेबल एंजाइना। लेकिन मरीज के लिए जानना जरूरी है कि STMI कहते हैं कि आर्टरी थ्रू एंड थ्रू ब्लॉक हो गई, 100% आर्टरी ब्लॉक हो गई, एंड दैट इज द मोस्ट ड्रेडेड फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक। और जिसको इमीडिएटली हम कहते हैं कि फार्मेको इन्वेजिव थेरेपी लिया जाए, पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज किया जाए, आर्टरी को सॉल्वेज किया जाए, ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए, ये हार्ट अटैक है। यानी कि जो आर्टरी का ल्यूमेन है, नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरी का ल्यूमेन जो देखेंगे आप, तो 4 to 6 माइक्रोन होता है। तो उसके वॉल में, आर्टरी के वॉल में जो चेंजेज हो रहे हैं, उसकी वजह से
उसमें प्लाक बन रहा है नहीं पता। एक दिन जब प्लाक रप्चर हुआ और आर्टरी को आके ब्लॉक किया, थ्रू एंड थ्रू ब्लॉक किया तो STMI मेजर अटैक हुआ, पार्शियल ब्लॉक हुआ तो नॉन ST हुआ, और थोड़ा सा बेहतर तो अनस्टेबल एंजाइना हुआ। बट दिस ऑल इज द फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक, बट मोस्ट ड्रेडेड इज STMI थ्रू एंड थ्रू ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मतलब किसी को भी अचानक से हार्ट अटैक नहीं होता है? होता है, वो प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन Process लेकिन चल जब रहा होगा उस वक्त तो अचानक ही होगा। जैसे कोई पेशेंट बैठा और कहा मुझे अचानक पसीना होने लगा डॉक्टर साहब, और पेट में जलन सी होने लगी और सीने में दर्द हुआ, तो उस वक्त उसको अचानक हुआ, बट दैट प्रोसेस वाज गोइंग सिंस लॉन्ग, and that's why you asked me what is the age of heart. So that's why if we minimize the risk factors, we should minimize the plaque progression and formation of plaque. हम पहले से अपने Yes. हार्ट का ध्यान नहीं रख Yes. पाते हैं। Yes. सर क्या जैसे जो डेली रूटीन होता है, जैसे हम बोले कि खान पान हमारा, वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए कितना ये risky है, या वेज और नॉन वेज डाइट का क्या रोल है? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, और मुझे लगता है कि हम सबको जो स्पेशली अगर जो हम अर्ली एज की बात करें तो शुरुआत बचपन से होती है, स्कूल हेल्थ से होती है। तो हमारे घर के बच्चे अपने टिफ़िन में क्या लेके जाते हैं सब देखें, कैंटीन में क्या खा रहे हैं, ट्रेडिशनल जो घर पे हम लोगों को खाना मिलता था अपने ज़माने में टिफ़िन में, क्या वही लेके जा रहे हैं या वो पिज़्ज़ा बर्गर पे आ रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड, इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन एक संस्था है जिसका मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और हम लोगों ने ब्लड प्रेशर का सर्वे स्कूल लेवल पे किया, स्कूल हेल्थ एजुकेशन था, और इन एज ऑफ द चाइल्डहुड अराउंड 5.8% चाइल्ड वाज फाउंड टू बी हाइपरटेंसिव एंड ओबेस। तो जंक फूड की जो लाइफ स्टाइल है, और जैसे मेरा बेटा ही है, वी वाज इंसिस्टिंग टू मच कि नहीं भाई तुम लंच ले ही जाओ घर से, नहीं भाई हमारे कैंटीन में मिलता है खा लेंगे। सो यू कही हाँ, तो आप क्वालिटी ऑफ फूड, जो ऑयल यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। तो दिस स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड, और जब हम थोड़े से एडोलसेंट फेज़ में आते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ में आते हैं, जो लाइफ स्टाइल जनित बीमारियां हैं वो हमारे यहाँ आने लगती हैं और समस्याएं आने लगती हैं। सर जैसे हम डाइट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हम खाने में ऑयल, अगर हम घर के खाने की भी बात करते हैं तो उसमें भी लोग तेल घी और ये अच्छे से यूज़ करते हैं कि नहीं ये घर का है, तो इसका क्या रोल है कि तेल या घी और ऑलिव ऑयल, इनमें से कोई बेहतर है या कोई भी नहीं? देखिए हम लोग इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, इंडिया में रहते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं लास्ट ईयर एक बॉम्बे एक कॉन्फ्रेंस में था और मुझे बोलने को मिला इसी बात पे आप बात करिए। तो मैं पहले अपनी लिमिटेशन, अपने कॉन्टेक्स्ट की बात किया कि मैं एक, मेरे पास सपोज दैट एक रिक्शा पुलर आया है, एक कोई लेबरर आया है, सिंपल एक क्लर्क आया है, और मैं उससे कहूँ कि तुम ऑलिव ऑयल में अपनी खाना पकाओ, हाउ इज इट जस्टिफाइबल? एग्जैक्टली। ट्रेडिशनली हम ये कहते हैं कि वो तेल यूज़ किया जाए जिसमें अनसेचुरेटेड फैट ज़्यादा हो। अब अनसेचुरेटेड फैट भी दो तरीके के होते हैं, मूफा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एंड पूफा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ओलिव ऑयल में नेचुरली ये ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरसों के तेल में नहीं होता। हमारे बाप दादा वही खा के स्वस्थ रहे हैं और हमसे मजबूत रहे हैं, और ये कहेंगे कि हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जिए। बिल्कुल ठीक। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितना वो तेल खाते हैं जी। कोई भी तेल घी जो है फैट की चीज़ें हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि हम इसको खा लेंगे तो हमको अमृत तो मिल गया, ये प्योर सेफ है। इम्पॉर्टेंट है कि समुचित मात्रा में खाया जाए, इतना ही लिया जाए जितनी आवश्यकता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये मैं अपने मरीजों से भी कहता हूँ कि सरसों का तेल जो है दैट इज़ आल्सो रिच इन अनसेचुरेटेड फैट, मूफा एंड पूफा। इम्पॉर्टेंट ये कि उसका बॉयलिंग किस लेवल पे तेल आप पकाते हो, उसको बार बार यूज़ करते हो कि नहीं कहते हो। जो घर के और बाहर के खाने में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि उस तेल को अगर बार बार आप यूज़ करते हो तो उसकी जो एथेरोजेनिक पोटेंशियल है वो बढ़ने लगता है, जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं वो कम होने लगती हैं।
तो अभी इसमें बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार भी हुए थे। तो ये कहा जाता है कि अपने किचन में सब रखो, जैसे थोड़ा देसी घी भी रखो, उसमें स्ट्रॉल और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं। थोड़े से वो भी रखो, थोड़े ऑलिव ऑयल भी, स्पेशली विंटर सीजन हो तो उसमें भी वो भी थोड़ा ले सकते हो। बट इफ़ इन फ्रंट ऑफ मी, अगर जो वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग ऑन दिस टीवी कि आई एम लुकिंग व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ माय पेशेंट एंड देन आई एम एक्सप्लेनिंग द डाइट। मैं अपने मरीज को जो रोज़ 500 रुपये कमाता और कह दूँ कि हरी सब्जी 200 रुपये किलो की भिंडी खाओ, आई कांट से लाइक दिस। दिस इज़ माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको वैसी डाइट एक्सप्लेन करूँ जिससे उसकी दिनचर्या, उसका पूरा परिवार का काम चलता रहे और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे। Yes. सर, क्या हार्ट डिसीज कितने टाइप की होती है? बहुत बढ़िया सवाल है और मैं बताता हूँ आपको। जो हम लोगों का हार्ट है, इसके प्राइमरी 4-5 स्ट्रक्चर हैं। जी हार्ट है तो उसके ऊपर एक कवर होगा, जी उसके अंदर मांसपेशी होगी, उसके अंदर उसके वाल्व होंगे, ठीक है, उसके अंदर कंडक्टिंग सिस्टम होगा। तो हार्ट के कवरिंग की जो बीमारी होती है उसको पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डाइटिस मायोकार्डाइटिस कहते हैं, यानी कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया। उसके अंदर के हार्ट की मांसपेशियाँ हैं, उसको अगर जो बीमारी होती है तो उसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अब वजह कार्डियोमायोपैथिक जानेंगे तो किताबों में 50 रीज़न लिखी हुई है। आई एम टेलिंग मसल की हार्ट कार्डियोमायोपैथी हो गई। उसके बाद जो उस पर आर्टरी, जिसको हम अटैक की बात कर रहे थे, अगर जो आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट अटैक हो गया, एंजाइना हो गया, स्टेबल एंजाइना हो गया, अनस्टेबल एंजाइना। उसके नीचे का जो हार्ट के वाल्व खुलते बंद होते हैं, उसकी अगर जो बीमारी आई तो वेल्वुलर स्टीनोसिस होते हैं, माइट्रल स्टीनोसिस, एओर्टिक स्टीनोसिस, लीकेज हुआ तो रिगेजिटेशन हुआ। जो कंडक्टिंग सिस्टम है, आपने सुना होगा कि हार्ट में करंट फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह और हार्ट चलता रहता है, उसकी बीमारी हुई ओके। तो जो एवी डिसोसिएशन, एवी ब्लॉक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। तो ये सारी मूलतः 5-6 तरीके को ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए तो इस तरह से है। कंडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम है, पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम है, वाल्व की प्रॉब्लम है, मसल की प्रॉब्लम है, आर्टरी की प्रॉब्लम है। और इसको फर्दर पेशेंट को हम उसके हिस्ट्री और फाइंडिंग के हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं। क्योंकि लोग जनरली जैसे हार्ट डिजीज डिडक्ट हुई तो लोग हार्ट अटैक से ही पहले रिलेट कर देते हैं नो, कि उसके एक्चुअली चांसेस। नो। सपोज मैं एक एग्जांपल बताऊं। एक मेरे सामने 20 साल का लड़का आया, वो सांस उसका फुलता दिख रहा है। मैंने उसको देखा, एग्जामिन किया, उस हार्ट रेट तेज चल रही है, उसको ऑस्कल्टेट किया, मुझे कोई मर्मर सिस्टोलिक डायस्टोलिक मिल रही। तो माई प्राइमरी डायग्नोसिस इज कि उसको हो सकता है कि वेल्वुलर प्रॉब्लम हो रही हो। 20 साल के लड़के को, 20 साल के लड़के को ये नहीं कहूँगा कि हार्ट अटैक हो रहा है तुम्हें। लेकिन कोई 50 साल का बंदा है और मेरे सामने वो ये कहता है कि साहब मेरी चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट सांस पेन फूल हो रहा रही है। है, घबराहट हो रही है। और मैं उससे और हिस्ट्री लिए, जितने हम सवाल पूछते हैं ना, उसका मतलब होता है भैया तुम्हारी उम्र कितनी है, उसका पॉइंट है, स्मोकिंग करते हो, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो। तो अगर जो उसकी जांच में मेरी ईसीजी नॉर्मल भी आती है, मैं रोज़ 20 इको करता हूँ, इको नॉर्मल दिखता है मुझे, पंपिंग, तो भी मैं नहीं कहूँगा तुम्हारा हार्ट नॉर्मल होगा अनटिल अनलेस हम उसको फुल्ली इन्वेस्टिगेट ना कर लें। तो diagnosis in the cardiology, not in the only in the cardiology, everywhere the medical field, there is no black and white, always gray area is there. तो डायग्नोसिस बनाने के लिए जब मरीज हमारे सामने कुछ बोलता है, हम उससे पॉइंट कलेक्ट करते हैं, फिर हम उससे कुछ पूछते हैं, उससे पॉइंट कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी हम जांचें करते हैं। जांचें आखिर में आती हैं, जब सबको मिलाते हैं तब ये होता है कि संभवतः तुम्हारी ये डायग्नोसिस है या कंफर्म ये डायग्नोसिस है एंड दिस इज योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस बस जांच पे डिपेंड नहीं करती, क्लिनिकल साइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एज और उसके रिस्क फैक्टर यस, कितने जैसे रिस्क हैं? फैक्टर है सीबीडी हाँ। कहेंगी तो अगर जो कोई सपोज दैट कोई फीमेल है हमारे सामने, शी इज 35, सो बाय हिस्ट्री एंड बिकॉज शी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एस्ट्रोजन हार्मोन, सो उसके लिए हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना कम है। इसका मतलब ही नहीं कि नहीं होता, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। लेकिन अगर जो वही सी इज 45-50 तो रिस्क पॉइंट उसका +2+3 हो जाता है। तो हर चीज़ का एक डेफिनेट पॉइंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो एक चीज़ के बिना पे नहीं कहा जा सकता। कई बार मेरे सामने पेशेंट आते हैं हमारा ईसीजी को लेकर, साहब ये ठीक है, मेरा हार्ट ठीक है ना, मैं कहूँ आई कांट से योर हार्ट इज नॉर्मल, योर ईसी इज नॉर्मल, योर इको इज नॉर्मल। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने की आवश्यकता है। लोग केवल ईसीजी रिपोर्ट लेकर नहीं, ओके मैम, तो हार्ट नहीं, अटैक की मैं आप ठीक नेचुरल हूँ। हिस्ट्री देखोगे तो फर्स्ट 6 आवर में अराउंड 20 to 25% ही ईसीजी में चेंजेस आते हैं। नहीं आता ईसीजी में चेंजेस। ECG में इसीलिए कई बार पेशेंट को हम कहते हैं कि भैया तुम
जहाँ भी जा रहे हो लारी पीजीआई और वहीं का वही प्रोटोकॉल है कि रिपीटेड ईसीजी की जाती है, ट्रोपोनिन किया जाता है, या हमारे यहाँ भी जो करते हैं, और उसका ऑब्जर्वेशन रख के देखते हैं कि हाउ इज़ गोइंग टेम्पोरल प्रोफाइल ऑफ ट्रोपोनिन एंड व्हाट इज चेंजेस इज गोइंग इन द ईसीजी। तो एक रिपोर्ट के लेके और उसको हम कहने लगे मेरा हार्ट नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, दिस इज वो सिर्फ पैरामीटर नहीं है अपने हार्ट की। this need to correlation all. If I'm clinician, so many times happen in my clinic, believe me, patient came with a severe chest pain, sweating. I don't have time to even to get the ECG, just giving loading dose, खून पतला करने की दवा, and then subsequently get the ECG, massive changes, I send it to Lari PGI anywhere for angioplasty. तो जिसको मेरे सामने स्वेटिंग हो रही है, बीपी इज गोइंग डाउन, सो दिस इज माय क्लिनिकल सेंस, आई गिव हिम लोडिंग एंड सब्सिक्वेंटली गेट ईसीजी व्हेयर देयर इज मैसिव चेंजेस। तो क्लिनिशियन होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि बस जांचों पे। हाँ, जांचों पे नहीं। सर जैसे आजकल यंग जनरेशन में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रही है, इसका क्या रीज़न है? इसके दो रीज़न हैं, एक तो जो हमने अपने से बनाए और जो ऊपर वाले ने हमको दे दिए। सपोज दैट कुछ बीमारियां हैं, जैसे उसमें से एक हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, जिसको है और पता नहीं है, वो कोई विगरस एक्सरसाइज कर रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो एक दिन न एक दिन उसका एलवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन होगा और सडन कार्डियक डेथ होगा। अब ऐसे केसेस आजकल ज़्यादा आ रहा है, कोई डांस करते करते गिर गया, कोई जिम में जिमिंग करते हुए, लाइक ARVD, एरिथमेटिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। तो है तो एक न एक दिन आएगा। अब वो ट्रेडमिल पे आए या मरीज देखते हुए आए या बैडमिंटन खेलते हुए आए। सो दिस रिस्क फैक्टर एंड डिजीजेस गिवन बाय गॉड, एंड जेनेटिक म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिजीजेस। सो ट्रांसमिशन, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मैंने नाम दिया, जो कि जेनेटिक्स प्रोजेनिटर और पेरेंट से ट्रांसफ़र होता है, लेकिन उससे वो बड़ा कम चंक ऑफ पॉपुलेशन है, इससे कह के बचना नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम 30 साल की उम्र तक आते आते और अपनी पर्सनालिटी ऐसा डेवलप कर लिए कि 1.5 मीटर का पेट हो गया, ठीक, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, ऊपर से बीड़ी पीने लगे, ठीक। बिलीव मी, आई एम टेलिंग ट्रू, ये हार्ट अटैक पहले प्रॉस्पेरिटी की बीमारी कही जाती थी, लेकिन मेरे यहाँ 28-30 साल का लड़का आता है चेस्ट पेन करके, उसकी डायग्नोसिस बनती है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और रिस्क फैक्टर क्या था भैया, शक्ल से लगता है कि 2 जून की रोटी कैसे खाता होगा वो। साहब हम चरवाहे हैं, 12 साल के थे तभी से हम बीड़ी पीने लगे थे, व्हाट टू डू। So this is not a disease of prosperity. Anyone can suffer with this. The important is to identify the risk factor. That is very important in the prevention of this kind of disease like acute myocardial infarction. This is important. सर इसी पे आगे हम जानना चाहेंगे, जैसे चेस्ट पेन होता है तो मतलब पेशेंट कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये हार्ट अटैक का पेन है या फिर दूसरी वजह है। हाँ, या फिर जैसे इस प्रॉब्लम से हम लोग को रोज 2-4 होना पड़ता है क्लिनिक में, एंड बिलीव मी आई एम सेटिस्फाइंग माई पेशेंट। अब फिर मैं इसमें जाऊँगा। चेस्ट पेन हर्ट वाला traditionally we are calling that you can have discomfort or pain anywhere from umbilicus, नाभि से up to lower jaw, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दर्द और भी बीमारियों के हो सकते हैं, बस अटैक ही तो नहीं पड़ा। हाँ। तो जब हम फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं वहाँ ले जा रहा हूँ कि अगर जो एक 20 साल का लड़का जिसके स्कूल में कल एग्ज़ाम था, उसका पेपर ख़राब हो गया, एंजाइटी चेस्ट पेन करके आया, ईसीजी में साइनस टैकीकार्डिया दिख रहा है, मैं उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा, उसके पैसे नहीं खर्च कराऊँगा, मैं कहूँ तुमको एंजाइटी से है भाई, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर जो वही सिंपली अगर जो कोई डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट स्मोकर कर, बस मुझे जलन सी हो रही साहब, और कुछ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ, और चलता हूँ कभी कभी ना तो मुझे लगता है कि मेरी जलन बढ़ने लगती है, यहाँ पे यहाँ पे मेरा भारीपन होने लगता है। सो माई क्लिनिकल डायग्नोसिस गोइंग टुवर्ड्स एंजाइना रादर देन द एसिडिटी। अब मरीज ये कहता है 2-4 जो हमको होना पड़ता है रोज, कि नहीं साहब हमको तो यही हो रही है, हमको तो गैस चढ़ती है, आप दिल की बीमारी कह रहे हैं। फिर मुझे शायद उसके हक में होता है
कि मुझे बहुत अपने तरीके से समझाना पड़ता है, और फिर नहीं मानता तो इसमें मेरा गूगल बाबा का मैं कहूँगा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं कहता हूँ कि ये ECG और अपनी समस्या को गूगल पे लिख दो, नेट पे लिखो, एंड यू गेट फाइंड द रिपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट कि क्या ज़्यादा संभावनाएं हैं कि तुम्हारी एसिडिटी की, मैंने TMT किया, TMT पॉजिटिव है, फिर भी कह रहे हो कि तुम नहीं, हमारी गैस चढ़ी है। तो हम कन्विंस करते हैं पेशेंट को। तो फिर वही बात होती है कि पेशेंट किस एज का है, किस रिस्क फैक्टर का है, और उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम सपोर्टिव हो रही हैं, उन सबको मिलाइए। और जैसे हार्ट अटैक वाले में तो पसीना उसको आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ऐसे हाथ लेके आए, लिवाइन साइन कहते हैं। एक क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना होता है, जैसे पेशेंट को बस सीढ़ी चढ़ता है, चलता है, दौड़ता है तो परेशानी होती है, वैसे ठीक है। तो जब आपके यहाँ बैठा हुआ चुपचाप, तो हो सकता है ECG किया, ECG नॉर्मल, इको नॉर्मल, लेकिन जब उसको TMT पे चलाते हो, कोई स्ट्रेस प्रोसीजर करते हो, TMT पॉजिटिव आ जाती है। तब मरीज को उस वक्त कन्विंस करना इट इज़ डिफिकल्ट, बट इफ आई एम कीन माई डायग्नोसिस, आई एम माई प्राइमरी जॉब to convince the patient, no, this is your real problem and you should be take care of it. सर, दिल की बीमारी को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? मिथ्स बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा एक नहीं है। हम सबके मन में यही होता है कि फलाने को हो गया है यार, फलाने को होगा और हमको नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर जो आप रिस्क फैक्टर को, मैं मरीजों से अपने कहता हूँ प्रैक्टिकली, देखो अगर जो सारे रिस्क फैक्टर हैं तुम्हारे पास, और ठीक है ऊपर वाला खुश है, तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन हम जो बात करते हैं एविडेंस बेस्ड बात करते हैं कि अगर तुम रोज़ सिगरेट खींचोगे तो हमारी यही कहती है, जो हमारी किताबें हैं और डिफरेंट ट्रायल है, कि तुमको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, सीवियर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, BP ज़्यादा होगा, शुगर ज़्यादा होगा। तो अब तुम एक को कंपेयर करोगे कि नहीं वो पीते थे, उनको अभी तक नहीं हुआ, ये हम नहीं जानते। हो सकता है ऊपर वाला बहुत मेहरबान हो, उस पर खुश हो। तो हम रिस्क फैक्टर के बेसिस पे बात करते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है ना कि हम ये चाहते हैं अपने समाज में मैडम कि हम तो जो चाहे करें वो करें, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक रहे। बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं, मैं प्रैक्टिकली जो क्लिनिक पे करता हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ, कि जब वो कहते हैं कि साहब, मैं कहता हूँ क्यों बीड़ी पीते हो यार, इतने गरीब आदमी हो, सरकारी में भी एंजियोप्लास्टी के, अगर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्ड तुम्हारे पास है तो तब तो हो जाता है सरकारी में, नहीं है तो उसमें 50-60 कैसे पीते हो, कहाँ से पैसे लाओगे? कहते क्या करें साहब, खाने के बाद ना मन नहीं मानता, गैस बनने लगती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड माई आंसर इज, सपोज दैट यही गैस तुम्हारे बीवी को बने तो क्या कहोगे? कहोगे पीने के लिए। तुम्हारी बेटी को होने लगे, तुम्हारे बेटे को होने लगे, तब तो कहोगे गलत बात है। तो जब उसके लिए गलत, तुम्हारे लिए कैसे सही है? हाउ इज इट पॉसिबल? पर वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि नहीं मैम, बट लेकिन मेरी बात तीर की तरह लगती है, एंड बिलीव मी, फीमेल पार्टनर बिकम वेरी हैप्पी ऑन दैट साइड, और आगे कहती है साहब हम नहीं छुड़ा पाए थे, सुने नहीं, आपने उस दिन कहा और इन्हें छुड़ा दिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर जो सही बात, अगर आप सही राय पे हैं और उस नेक नियति है उसके कहने के पीछे, मेरी नेक नियति है कि मैं उसको ऐसे पिंच करूं कि वो बीड़ी सिगरेट छोड़े, सो फैमिली मेंबर बिकम हैप्पी एंड नेक्स्ट दे आर थैंक्सफुल टू मी कि आपने छुड़वाया इसको। बहुत अच्छी बात है। सर, इस सीरीज में हम जानना चाहेंगे कि जैसे हार्ट के लिए नींद कितनी इम्पोर्टेंट है? मे बी बिकम डेंजरस, तो फिर उसके लिए वो OSA एक रिस्क फैक्टर हार्ट प्रॉब्लम होने के लिए, और OSA का एक डेफिनेट रिस्क फैक्टर ओबेसिटी। तो बात दूसरी लाइन पे चली जाएगी। तो साउंड स्लीप एटलीस्ट यू शुड बी टेक ऑफ 6 to 8 hours, एंड देन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्लीप बिकॉज ऑफ पैथोलॉजिकल रीज़न, जैसे जिसके हार्ट की मैडम अगर जो पंपिंग बहुत कम हो जाती है, या उसको हार्ट की ऐसी बीमारी जिससे हार्ट से फेफड़े को जो नली जाती है उसका PA प्रेशर बढ़ा होता है, तो मरीज बैठे बैठे तो ठीक है, 4 कदम चल के भी ठीक है, लेकिन जैसे उसको लेटाते हो कहता साहब मुझे भी सांस फूल रहे, उठा के बैठा दो। कई बार ऐसे लोगों का हम बैठे बैठे उस पर व्हील चेयर पर को देखते हैं, एलवी फंक्शन इज़ वेरी पुअर। तो एक बीमारी की वजह हो गई कि वो
फिर पल्मोनरी एडिमा में जा रहा है, जैसे लेटाते हैं पीए प्रेशर बढ़ जाता है, फिर उसको बैठाना पड़ता है। तो नॉर्मल आदमी को 6-8 घंटे सोना चाहिए और कोशिश ये रहे कि नींद की दवाइयाँ ना ली जाए, इसलिए कि टेंशन तो लाइफ का पार्ट है। मुझे कोरोना हुआ था, मेरे दोस्त कहते थे कि तुम एंजियोलिटिक खा लो यार। मैं कहा क्यों खा लूँ, मैं क्यों दवाई खा कर मैं इसकी सच्चाई जानता हूँ एंड आई विल फाइट विथ इट। टचवुड फाइट किया, दवाई खाया, सब ठीक है। तो मेरा ये मानना है, और मैं सर अपनी प्रैक्टिस में मैं मिनिमम एंजियोलिटिक यूज़ करता हूँ और मैं मरीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं मानोगे तो लो यार दवाई लिख देता हूँ, तुम्हारे बजट में 10 रुपये बढ़ जाएंगे, 5 रुपये बढ़ जाएंगे, बोलो खा के सोओगे, कैसे सोओगे? कहता नहीं साहब, हम कहे ठीक है, रात में सोते वक्त हनुमान चालीसा पढ़ो, कुरान शरीफ क्या आते पढ़ो, जो तुमको याद है वो पढ़ो। कुछ नहीं, स्टूडेंट से कहते तुम किताब पढ़ो बैठ लेट के, देखो अभी आँख बंद होगी, सोने लगो। सो डोंट गो फॉर एंजियोलिटिक, दिस इज़ माई वे ऑफ। जैसे सर आपने कोविड की बात की, तो सर ये मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि आफ्टर कोविड ये रिस्क फैक्टर हार्ट डिसीज़ का कुछ बढ़ गया है? बढ़ा था और संभवतः बढ़ा भी है। कोविड जो था एक अपने में ये इट वाज अ हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि खून का थक्का जो बनने की क्षमता है इस बीमारी में बढ़ गई थी। है। अब वो हार्ट की आर्टरी में हो, फेफड़े वाली आर्टरी में हो, दिमाग वाली में हो, तो ये वेस्कुलर एंडोथेलियम को अफेक्ट कर रहा था। तो इसीलिए कोविड के मरीजों को कई बार हुआ ये कि जो आते थे रूटीन, थोड़े से जब वो रिस्क में आ जाते थे, उनकी सांस फूलने आती थी, तो हम लोग एंटी कोआगुलेशन यूज़ करते थे। फॉर 6 मंथ 1 मंथ तक यूज़ किया इसको, एंटी कोआगुलेशन। तो उसकी वजह से जो वेस्कुलर एंडोथेलियम में चेंजेज आए और टेंडेंसी जो हार्ट अटैक, फ्रेश थ्रोम्बस बनना और इस तरह की पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बीमारी होती है, कोविड के मरीजों में बहुत देखा गया है कि ऑल ऑफ सडन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नोटेड, जो हार्ट से फेफड़े को नली जाती है उसमें क्लॉटिंग हुई और पेशेंट सडनली डिस्निक हुआ, सांस फूलने लगी एंड दैट बिकम ड्रेडेड। तो इट वाज अ डेफिनेट रिस्क फैक्टर, नो डाउट। सर क्या डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए ये रिस्क कितना ज़्यादा होता है? मैम 3 बीमारियां हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हाइपरलिपिडीमिया, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। एक दूसरे के भाई बहन हैं, सिनिस्टर डिजीज़ हैं। जब एक आता तो कहता तुम भी आओ, इसको मिल के काटते हैं ठीक है, दिस इज़ ट्रू रियलिटी। आप डाटा देखोगे तो जितने डायबिटिक पेशेंट हैं, जब उनका हम लिपिड कराते हैं तो यूजुअली LDL इज ऑन द हायर साइड, TG बढ़ा हुआ है, तो लिपिड इज एबनॉर्मल। जब आप उनका BP मॉनिटर करते हैं तो BP इज़ नॉट एब्सोल्युटली ऑल राइट, यूजुअली नॉट फॉर ऑल, बट 1/3 ऑफ पेशेंट या तो थोड़े से ग्रेड 1 हाइपरटेंसिव में टेक्निकल शब्द बोल रहा हूँ जो डॉक्टर्स या मेडिकोज देख रहे हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि ट्रीट इस्चीमिया नॉट द ऑब्स्ट्रक्शन। हमेशा यही मत देखो कि उसमें आर्टरी ब्लॉकेज कितना है, ये भी देखो कि मरीज को सिम्टम कितना है, समस्या कितनी है, उसका भी इलाज करना ज़रूरी है। सर जैसे हार्ट अटैक की बात करते हैं तो कहते हैं हार्ट ब्लॉकेज की वजह से आता है, तो इन दोनों के बीच में क्या टाइम रहता है कि कब हार्ट ब्लॉकेज हुआ तो कब तक हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं? मुझे लगता है कि अगर जो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ तो जितने हमारे श्रोतागण हैं, अगर जो कभी न कभी सुना होगा कि फलाने साहब सुबह में गए थे बाथरूम में, वहीं पे वो फिसल के रह गए, उनको अटैक पड़ गया, अर्ली मॉर्निंग में अटैक पड़ गया, उसके पीछे डेफिनेट रीज़न है। आप देखोगे तो जो सर्केडियम रीजन क्रोनोबायोलॉजी होती है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है। तो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो प्लेटलेट एक्टिविटी जो होती है, दैट इज़ कोआगुलेशन और खून के थक्का बनाने की प्रक्रिया जो होती है, दैट इज़ फाउंड टू बी मोर एंड मोर इन द लेट नाइट। इसलिए ये देखा गया है कि हार्ट अटैक मुख्यतः अर्ली मॉर्निंग 4 to 6 अराउंड 6 AM, इट इज़ द मोर दैट द रीजन। सेकेंड चीज़ ये होता है कि कई बार उस टाइम पे बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक ओवरड्राइव हार्ट पे लोड ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से आर्ट्रियोल और आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एक और रिस्क फैक्टर होता है। तीसरा, हालांकि वो बहुत जस्टिफाइबल लाइफ स्टाइल के साथ नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि बहुत सारे लोग सुबह उठ के वॉक और जॉगिंग पे जाते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है।
कई बार देखा होगा फलाने आप गए थे पार्क में, वहीं पे उनके साथ ही ऐसा हो गया। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं कि अर्ली मॉर्निंग में हार्ट अटैक यानी कि इसकी संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए जब हम हार्ट के मरीजों को जब खून पतला करने की दवा लिखते हैं, स्टेटिन और एंटीप्लेटलेट, डुअल या सिंगल एंटीप्लेटलेट, तो हमेशा रात को लिखते हैं कि वो प्रक्रिया वो कम बनी रहे और पेशेंट को रिलीफ बना रहे। सर, वैसे आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। एक आखिरी रिक्वेस्ट कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ टिप्स जो वो अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करें और अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रख सकें। प्रिय दर्शकों, मैं यही कहूँगा कि मैं भी उसी में से एक सब्जेक्ट हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो मैं मरीजों को समझाऊँ वही मैं करूँ। तो आप अपनी दिनचर्या में कुछ अपने लिए समय निकालिए। मेरे मरीज़ कहते हैं कि साहब समय नहीं है, कैसे करें? तो मैं कहता हूँ कि यार बहुत बड़े बड़े लोग हैं और समय निकालते हैं और तुम कैसे नहीं निकाल पाते? संभव नहीं है। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए कुछ योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जो संभव हो सके। जैसे मेरे मरीज कहते हैं मुझे साहब 1 घंटे समय तो नहीं मिलता, तो मैं कहता 10-10 मिनट के, जैसे मैं शायद अराउंड 10,000 स्टेप पर डे चलता हूँ, लेकिन उसके लिए 100 मिनट चाहिए और मेरे पास 100 मिनट नहीं है। सो बिलीव मी, आई एम टेलिंग ऑन दिस कैमरा, आई एम वॉकिंग इन द डिफरेंट पार्ट। कुछ सुबह में चल लेता हूँ, कुछ दोपहर चल लेता हूँ, कुछ रात को चल लेता हूँ। द थिंग इज यू डू। और मोटिवेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जो हेल्थ है ये हमारी प्रॉपर्टी है। जब मेरे मरीज नहीं मानते हैं तो मैं उनसे एक डायलॉग देता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ भी मैं बोल दूँ। मैं यही कहता हूँ कि यार जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मान लो, नहीं मानोगे तो ये मर्ज तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, बीमारी तुम्हारी। तुम किसको अमीर बनाना चाहते हो? डॉक्टर को या खुद अमीर बनना चाहते हो? What is going from my pocket? All is your. You need to care of your health. That is the important. तो मेरी आखिरी शब्द ये, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और जितना बेहतर से बेहतर हो सके अपनी लिमिट में, अपने सारे कामों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए बेहतर करें। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हमने हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपके साथ जानकारी साझा की। तो स्वस्थ रहें और देखते रहें प्राइम टीवी।